दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर मेरे चैनल पर हमेशा से स्वागत रहता है उन युवाओं का, उन लोगों का जो आने वाली पीढ़ी इस देश का नेतृत्व संभालेगी। वो पीढ़ी जो इस देश का भविष्य है, जो मेरे जाने के बाद ऐसे यूट्यूब चैनल शुरू करेगी जो यूट्यूब चैनल सच्चाई को आपको दिखाएंगे। ऐसा ही एक अर्जुन जी हैं, अर्जुन पांडे, जो प्रयागराज से बिलोंग करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल अभी शुरू हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप उनको सपोर्ट करें और उनका एक जवाहरलाल नेहरू के बारे में डाला गया वीडियो देखना ना भूलें, जो उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ, एडिटिंग के साथ और बड़े उत्साह के साथ बनाया। ये 13 साल का बच्चा आने वाले समय में बहुत कमाल करेगा। ये वीडियो देखिएगा दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। नेहरू के बारे में जिस तरह के झूठ फैलाए गए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, उनके झूठों का खुलासा करता हुआ ये 13 साल का बच्चा, आप समझ लीजिए लोकतंत्र जिंदा है। इलाहाबाद की गलियों में राजनीति जिंदा है, इलाहाबाद की गलियों में गांधी जिंदा है, इलाहाबाद के मोहल्लों में गांधी जिंदा है, इलाहाबाद के मोहल्लों में नेहरू जिंदा है, और उत्तर प्रदेश की हर गली, हर मोहल्ले, हर गाँव में नेहरू और गांधी जिंदा हैं। लेकिन जिस तरह के झूठ अमित शाह ने फैलाए, मोदी जी ने फैलाए, उनको जवाब है ये इसका वीडियो। यहाँ मैं वीडियो रिस्क लेके डाल रहा हूँ उसका, इसको देखना ना भूलें और इसको देखने के बाद इसको शेयर करना ना भूलें और इस बच्चे के चैनल को जरूर शेयर करें दोस्त। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 2014 के बाद से भारत में एक ऐसे नेहरू को दिखाया जाता है जिसका उस नेहरू से कोई लेना देना ही नहीं है। वो नेहरू जिन्होंने 30 साल से ज़्यादा भारत को आज़ाद कराने में लगा दिए, वो नेहरू जो भारत को आज़ाद कराने के लिए 10 साल से भी ज़्यादा जेल में रहे, वो नेहरू जो भारत को जी जान से प्यार करते थे, इन्हीं नेहरू को आज देश के दुश्मन के रूप में दिखाया जाता है। तो आज इस वीडियो में हम पंडित नेहरू के बारे में व्हाट्सएप, ट्विटर और भी कई जगहों पर जो झूठ फैलाए जाते हैं उनकी सच्चाई जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला झूठ है कि नेहरू पीएम बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पार्टीशन को सपोर्ट किया। प्रधानमंत्री बनने की इच्छा किसी की भी हो सकती है और उसमें कुछ बुरा भी नहीं, लेकिन किसी को प्रधानमंत्री बनना था, इसलिए हिंदुस्तान के ऊपर एक लकीर खींची गई और देश का बंटवारा कर दिया। मैंने गांधी जी वाले वीडियो में बताया था कि ये पंडित नेहरू और गांधी जी पार्टीशन बिल्कुल नहीं चाहते थे। मतलब हाल ये हो गया है कि जिसकी गलती थी उसको जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता है, बाकी लोगों को ठहराया जाता है। पार्टीशन में केवल जिन्ना की गलती थी और गांधी जी, नेहरू जैसे बड़े नेता पार्टीशन के बिल्कुल खिलाफ थे। हाँ, एक गलती ये हुई थी कि उन्होंने और पूरी कांग्रेस ने जिन्ना को अंडर एस्टिमेट किया, कम आंका, लेकिन देखते ही देखते जिन्ना के पीछे पूरी मुस्लिम कौम आ गई थी। अब बात करते हैं दूसरे झूठ की। दूसरा झूठ है कि सरदार पटेल और पंडित नेहरू दुश्मन थे। व्हाट्सएप, ट्विटर पे ये फैलाया जाता है कि नेहरू और पटेल दुश्मन थे, वहीं सरदार पटेल ज़्यादा काबिल थे, पीएम उन्हें बनना चाहिए था। यहाँ तक कि पीएम मोदी ने भी कहा था कि अगर सरदार पटेल पीएम होते तो कश्मीर जैसी कोई प्रॉब्लम ही नहीं होती। तो जवाहरलाल नेहरू के लिए गांधी जी के बाद सरदार पटेल ही सबसे क्लोज थे। इन दोनों नेताओं ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में 25 साल से ज़्यादा एक साथ काम किया। आज़ादी के बाद भी दोनों 3 साल तक साथ रहे। ये दोनों नेता एक दूसरे का सम्मान करते थे और अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों में कुछ अंतर भी थे। सरदार पटेल नेहरू से 10 साल बड़े थे। नेहरू भारत और दुनिया दोनों जगह देखते थे, वहीं सरदार पटेल के लिए भारत ही दुनिया थी। दोनों में कभी कभी कुछ बातों में डिफरेंसेस होते थे, लेकिन इससे ये नहीं कहा जा सकता कि दोनों दुश्मन थे। इन दोनों को अगर हम आज के समय के हिसाब से देखें तो इन दोनों का रिश्ता वैसा ही है जैसे आज मोदी जी और अमित शाह का है, और पहले जैसे अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का हुआ करता था।
जैसे आज अमित शाह मोदी जी को पूरी इज्जत देते हैं और मोदी जी अमित शाह को, वैसे ही सरदार पटेल पंडित नेहरू को और पंडित नेहरू सरदार पटेल को पूरी इज्जत दिया करते थे। सरदार पटेल और नेहरू के रिश्ते कैसे थे, इस बात का अंदाज़ा हम इन दो पत्रों से निकाल सकते हैं। 1947 में जब नेहरू आज़ाद भारत के पीएम बने तो उन्होंने सरदार पटेल को कैबिनेट में शामिल होने के लिए निमंत्रण भेजा। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप सरकार के महत्वपूर्ण में से महत्वपूर्ण हिस्से हैं और आपको कैबिनेट में शामिल होने का निमंत्रण भेजना बस एक औपचारिकता यानी फॉर्मेलिटी है। यहाँ तक कि 13 फरवरी 1949 को गोधरा में सरदार पटेल के जीते जी सरदार पटेल की मूर्ति का शिलान्यास नेहरू ने ही किया। तो ऐसे आपको कई एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे। बस एक झूठ फैलाया जाता है कि नेहरू और पटेल दुश्मन थे। तो तीसरा झूठ जो फैलाया जाता है वो है कश्मीर मुद्दे। जहाँ पर भी कश्मीर मुद्दे पर बात होती है वहाँ नेहरू पर दो आरोप लगाए जाते हैं। पहला आरोप ये होता है कि कश्मीर मुद्दे को यूएन क्यों ले गए और प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह की बात कहाँ से आई। और तीसरा है कि कश्मीर के लिए महाराजा ने भारतीय संघ के साथ संधि करने के बाद आर्टिकल 3 और तीसरा है कि आर्टिकल 370 हमें यूएन में जाने की जरूरत। वैसे तो कई सवाल हैं लेकिन मेन इन्हीं पर बात होती है। यूएन में जाना नेहरू की एक सोची समझी चाल थी, यानी नेहरू की चाल साफ थी कि भारत यूएन में एक पीड़ित की तरह जाएगा, जो कि वो था भी, और दूसरी तरफ कश्मीर में वो अपनी सैनिक पकड़ को मजबूत करता रहेगा। तो इससे जब प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह हो तो कश्मीर पर भारत का कंट्रोल हो, तो ज़्यादातर जनता भारत में मिलने के लिए वोट करे। फिर 1 अगस्त को 1948 को भारत यूएन चला गया, लेकिन उसको वहाँ वैसा सपोर्ट नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। लेकिन यूएन ने इंडिया को ऐसा कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया जिस वजह से इसे कोई बहुत बड़ी गलती कहा जा सके। अगर आपको लगता है यूएन ने भारत को कोई बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और एक और बात कि कश्मीर को यूएन में ले जाने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन ने भी नेहरू से काफ़ी गुजारिश करी। अब बची धारा 370, लेकिन अब जब इसे हटा दिया गया है तो इस पे बात करने का शायद ही कोई फ़ायदा है। बात करते हैं चौथे झूठ की। आजकल ये बात फैलाई जाती है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके पास बहुत पैसा था और मानो जैसे कई ट्रिलियन की इकोनॉमी हो, जिसे नेहरू ने और पूरी कांग्रेस ने बर्बाद कर दिया और मोदी जी उसे पटरी पर ला रहे हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब हम आज़ाद हुए तो देश में 36 करोड़ लोगों को भरपेट खाना खिलाने के लिए खाना ही नहीं था। आज ये बातें सुनने में अजीब लगती हैं क्योंकि आज हमारे खाने के भंडार भरे हैं और दिमाग में ये बात है कि भारत को कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था। नेहरू को विरासत में सोने की चिड़िया का मयूर सिंहासन नहीं बल्कि गरीबी से जूझती भारत के प्रधान सेवक की कुर्सी मिली थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो देश में एक सुई तक नहीं बनती थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो यहाँ की पॉपुलेशन 36 करोड़ थी और केवल 12% लोग लिटरेट यानी पढ़े लिखे थे, और आज हमारे 130 करोड़ लोगों में से 74% लोग लिटरेट हैं। 1947 में भारत की जीडीपी केवल 2.7 लाख करोड़ की थी, जो कि आज 3.2 ट्रिलियन की है। तो क्या ये सब इन्हीं 6 सालों में हुआ जब देश में नोटबंदी, जीएसटी जैसी चीज़ें आईं? अगर हम 2015 से इकोनॉमिक ग्रोथ देखें तो 2015 में 0.59% ग्रोथ हुई, 2016 में 0.26%, 2017 में -1.21%, 2018 में -0.92% और 2019 में 1.10% और 2020 के क्या ही कहने। तभी ये 6 साल की रोशनी 60 साल के अंधेरे की बराबरी नहीं कर पाती। और जब हम आज़ाद हुए तो नेहरू ने जो आज हम आईआईटी, आईआईएम, बार्क, एम्स देख रहे हैं, ये सब नेहरू की ही देन है। अब बात करते हैं 1962 इंडो चाइना वॉर की। मतलब क्या गलती हो गई थी नेहरू से? जब देश को आज़ाद हुए कुछ ही साल हुए थे तो कोई भी कैसे किसी वॉर के बारे में सोच सकता है, जबकि देश में वैसे ही कई बड़ी प्रॉब्लम्स थी और हमारे पास उतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि हम चाइना को टक्कर दे पाते।
दूसरा, ये गांधी का देश है, जो दुर्भाग्य है इस देश का कि धीरे धीरे गोडसे का देश बनते जा रहा है। और ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन आएगा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती नहीं, गोडसे जयंती मनाई जाएगी। खैर, नेहरू ने देश के लोगों को साए में तो नहीं रखा, तो अगला जो झूठ फैलाया जाता है उसके क्या ही कहने। आजकल व्हाट्सएप, ट्विटर पर यह फैलाया जा रहा है कि नेहरू मुस्लिम थे। उनके दादा गंगाधर नेहरू का असली नाम गियाजुद्दीन गाजी था। इससे बड़ा झूठ क्या हो सकता है? आपको ऐसे कई मैसेज व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर मिल जाएंगे। ये मैसेज ये दिखाना चाहते हैं कि नेहरू हिंदू विरोधी थे। ये जो आरोप लगाया जाता है कि नेहरू मुस्लिम थे, ये गलत है। ये सब झूठ बातों से दूर रहिए। ऐसे एक मामले में बीजेपी सरकार भी फंसी थी। तो 26 जुलाई 2015 को एक ट्विटर पेज है ANONGOIWP एडिट्स, जो इस बात पर नज़र रखता है कि किसने विकिपीडिया पर डेटा एडिट किया। आपको ये पता होगा कि विकिपीडिया पे कोई भी आके कंटेंट एडिट कर सकता है। तो जो एडिट किया गया था 26 जून 2015 को, उसे भारत सरकार ने एडिट किया था। ये फोटो है जिसमें जो ब्लू से हाईलाइटेड है वो ऐड किया गया था और इसमें नेहरू को मुस्लिम बताया गया। पता नहीं बीजेपी को हमारे स्वतंत्रता सेनानियों को डिफेम करने में इतना मज़ा क्यों आता है। ऐसे इंसान जिसने भारत को आज़ाद कराने के लिए 10 साल जेल में बिताए, उसे डिफेम करने वाले लोगों को शर्म आनी चाहिए। और ऐसे फेक और हेट न्यूज़ के शिकार मत होइए। ये बीजेपी के IT सेल के फैलाए गए प्रोपागेंडा को नहीं, बल्कि फैक्ट्स को पढ़िए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।